नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इसे सतत रूप से रेगुलर रिवीजन करते हुए देखें। और ये सीरीज आपके लिए यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, चैनल के नाम से ये, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह होती है वो वहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे हम लोग। आज का हमारा पहला आर्टिकल जो है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया है अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगेंस्ट गूगल। तो ये है हमारा टॉपिक और ये जीएस पेपर 2 से आपका डायरेक्टली लिंक होगा, ठीक है ना। तो जो भी रेगुलेटरी आपकी इस तरीके की कोई भी बॉडी होती है तो वो आप लोगों को वहां पर पढ़ना पड़ता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है ना, और स्टैचुरी बॉडी कौन सी है, क्वासी जुडिशरी आपकी कौन सी है, इस तरीके की जो है बॉडीज हमको पढ़ना होता है, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो भैया ये अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में एक्ट के द्वारा लाया गया तो क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि जब हमारे यहाँ 1990 के बाद एलपीजी लागू हुआ तो हमारे यहाँ प्राइवेट एंटिटी को भी क्या हुआ, मार्केट में एंट्री मिली, फिर इंटरनेशनल, नेशनल सारी जगह से कंपनीज आके हमारे यहाँ काम कर रही हैं। तो भैया जो कंपटीशन है उसको हेल्दी बनाए रखना है ना, वहां किसी तरीके का मिसयूज ना करे कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, है ना, वही इशू है यहां पर। बाकी सब कहानी यहां पर लिखी हुई है, हम देख लेते हैं आर्टिकल में। ये जीएस पेपर 2 से लिंक होगा आपका। तो यहां पर मतलब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है आपका, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करो भैया, गूगल के खिलाफ मिसयूज कर रहा है ये अपनी पोजीशन का, ठीक है ना। और विद द जो आपका सीसीआई ऑर्डरिंग द प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल पे प्राइमरली ऑन क्या एंड्रॉइड ओएस स्मार्टफोन। ये ज्यादा जरूरी नहीं किस मुद्दे को लेके किया गया, तो सीधी बात है प्री इंस्टॉल्ड जैसे ऐप देखते हैं आप लोग गूगल पे वगैरह, ठीक है ना। तो दूसरे लोगों का वहां पर विकल्प सीमित हो जाता है, क्योंकि पहले से प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है आपका गूगल में, है ना, जब आप फोन ले रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें हैं, तो बोल रहे हैं कि उस स्थिति का जो है वो गलत फायदा उठा रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज यहां पर जो है किस आधार पे जो है उसके ऊपर जांच किया जा रहा है, हमारे यहां क्या प्रावधान है। तो जब ये बॉडी है तो ये बॉडी एक्ट के थ्रू लाई गई, तो जो कंपटीशन एक्ट है आपका 2002 का, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 4 है उसमें लिखा गया है कि जो भी आपका अगर ओपन इकोनॉमी है, ओपन मार्केट है आपका, तो वहां पर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और कोई भी कंपनी, फर्म, व्यक्ति अपनी मतलब अगर किसी बहुत अच्छी कंडीशन में, जैसे गूगल जो है बहुत प्रभावी स्थिति में, तो उस स्थिति का दुरुपयोग करके जो अलग और भी आपके प्लेयर्स हैं उनके हित को वहां पर क्या ना करे, नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे, उसमें ऋणात्मक प्रभाव ना डाले। सिर्फ यही क्रक्स है, बाकी सब चीजें देख लेते हैं हम लोग। आप लोग एक बार यहां पर देख लीजिएगा कि जो सीसीआई है वो क्या है, क्या करता है, 2-4 पॉइंट लिख के रख सकते हैं उसको आप अपने पास। तो यहां पर बताया जा रहा है, ये कहानी इसको पढ़ जाइएगा। यहां पर एक व्यक्ति ने शिकायत की, उस शिकायत के आधार पे ये जो आरोप लगाया गया है कि पहले से मोबाइल में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड वगैरह, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है गूगल पे, ठीक है ना। तो उसका जो है गलत फायदा उठा रहा है। तो जो नए आपके डेवलपर्स हैं या और कोई ऐप है, तो उनके हितों को वो वहां पर क्या कर रहा है, ऋणात्मक प्रभाव उन पर डाल रहा है। बस इतना ही है, बाकी स्लाइड पढ़नी होगी आप लोगों को तो पॉज करके पढ़ लिया करिए। और ये जो है आपका सीसीआई ने डिसाइड किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो प्रतिस्पर्धा आपका क्या है, जो आपका प्रतिस्पर्धा, देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कंपटीशन के लिए है। कैसा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, किस लिए, क्योंकि आपकी ओपन इकोनॉमी है ना। बस इतना आपको यहां पर याद रखना है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे 2 आधारों पे, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे उनके ऊपर जो मतलब शिकायतें वगैरह आ रही हैं। तो पहला ये कि जो प्री इंस्टॉल्ड जो आपकी गूगल पे आती है ना
ऐप है ना, आप लोग यूज भी करते होंगे। क्या है गूगल पे? आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम मतलब व्यक्ति को जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं उसके फोन के माध्यम से। मैं इसीलिए बोल रहा हूं सबसे बड़ी आप डेटा जो है, 2-3 टॉपिक आप याद करके चलिए इसमें। एक तो आपका डेटा लोकलाइजेशन का 2 साल से मुद्दा चल रहा है, जब से ईयू ने वहां पर बनाया। ये 2-3 पॉइंट्स मैं जो आपको बताता हूं ना टॉपिक, नोट डाउन करके किनारे करिए आप इनको, है ना, क्योंकि फिर मिस हो जाता है। डेटा लोकलाइजेशन हो गया, डेटा प्राइवेसी हो गया, है ना, दोनों जो है एक जैसे। और तीसरा हो गया डेटा सिक्योरिटी। तो इसको लेके हमको भारत की स्थिति हमेशा देखना है, ऐसे में हो, इंटरनल सिक्योरिटी में हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, इंटरव्यू हो, आपको ये हर जगह हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका मिसयूज किया उन्होंने। तो दूसरा ये कि बिलिंग जो आपके प्लेटफॉर्म आप देखते होंगे ना गूगल पे फोन में, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सारे बिल्स भी इसी से पे कर दो, वो भी कर दो। तो कहने का मतलब ये जाइंट कंपनीज है, इनका पेनिट्रेशन बहुत बड़ा है, इनकी रीच बहुत बड़ी है मास में। तो नए आदमी को वहां पर एंट्री नहीं मिल पाएगी, है ना। तो अगर ये उसका मतलब नेगेटिव जो है आपका क्या करेगा, वहां पर यूज करेगा, अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करेगा, मिस यूज करेगा, है ना, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला क्या, तो वो वही चीज है कि भैया दूसरे लोगों के लिए ऑप्शंस को क्या कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना। जैसे प्ले स्टोर से आपकी आ गई ऐप पहले से ही, तो दूसरे जो डेवलपर्स हैं, है ना, तो उनकी जो भी उनके अवसर हैं, जो भी उनके विकल्प हैं, वो उनको सीमित कर रहा है। दूसरी चीज कि यहां पर यह भी बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में बोला कि सच कंडीशंस इंपोज्ड बाय द ऐप स्टोर लिमिट द एबिलिटी ऑफ ऐप डेवलपर्स टू ऑफर यूजर्स द पेमेंट प्रोसेसिंग सॉल्यूशन ऑफ देयर चॉइस फॉर ऐप परचेजेस एज वेल एज फॉर परचेजेस इन द ऐप। तो सीधी बात है कि यहां पर जो है वो यही बोल रहे हैं कि गूगल के फेवर में ही सारी चीजें हो जाएंगी ना, बाकी जो नए डेवलपर्स हैं उनके लिए विकल्प सीमित। बताइए, 2 पैराग्राफ में अलग अलग लिख के बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते, आपको बिल्कुल क्रक्स लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इतना वक्त नहीं होता वहां पर कि कहानी लिखे। ये हमारी न्यूज है, इसलिए जो है इसको यहां पर मैं रीड करता हूं, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलता हूं सिर्फ आप उसको ही नोट डाउन करके किनारे करिए, ठीक है ना। कमीशन का जो स्टैंड है वो क्या है, तो किस आधार पे कर रही है ये यहां पर जो जांच करने का निर्देश दिया है। तो जो आपका एक्ट है, कंपटीशन एक्ट जो आपका 2002 का है, उसी के थ्रू जो है ये बॉडी भी बनाई गई है आपकी। तो उसके एक्ट के थ्रू जो आपका क्या है, आपका जो सेक्शन 4 है उसमें इस तरीके की चीजों का क्या है, उल्लेख है। तो उन्हीं का वायलेशन हुआ है, तो उसी के आधार पर जांच करने की वहां पर क्या दी गई है, आदेश दिया गया है। दूसरी चीज ये कि यहां पर 60 दिनों में जो है आपका इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करने की बात की गई है ना। जो आपका कमीशन है उसने बोला है किसको, डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल टू कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट द रिपोर्ट, कितने दिन में, 60 डेज में, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 4 जो कंपटीशन एक्ट का है वही मतलब डील करता है मिसयूज ऑफ की मार्केट पोजीशंस का। तो उसी आधार पे जो है गूगल के ऊपर जांच का आदेश दिया गया। नॉर्मल सी चीज है। गूगल पे क्या है मैंने बता दिया है आपको, एक आपका कैसा है, ये डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है और आपका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, एक तरीके का इंटरफेस है। कहने का मतलब ये कि ये गूगल पे हो गया, ये आप हो गए और ये हम हो गए। अब हम लोगों के बीच में अगर पैसे का ट्रांजेक्शन करना है तो पहले जाना पड़ता था फिजिकल रूप में, बैंक जाओ, ये करो वो करो। तो अभी ये क्या और इजीएस्ट वे कर दिया है ना, कि डायरेक्टली फोन से ही, है ना। जैसे आप ऐड करते थे बेनिफिशियरी में तो उसमें भी टाइम, तो यहां पर जो है आपका जो टाइम है वो आपका वो सेव कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस तरीके से कनेक्ट करना है हमको इस चीज को, है ना, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो क्या है भैया, तो ये स्टैच्यूरी बॉडी है ना। स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब ये होता है कि जो किसी एक्ट के थ्रू लाया जाए, है ना, तो उसको बोला जाता है क्या, स्टैच्यूरी बॉडी। मतलब एक तरीके से सामविधिक, मतलब किसी विधि के तहत उसको बनाया गया है ना। सामविधिक और संवैधानिक में कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फोर्सिंग, मतलब जो भी आपकी मार्केट है, मार्केट में जैसे ओपन इकोनॉमी है, 90s के बाद हमारे यहाँ ओपन इकोनॉमी हो गया। तो अब ओपन इकोनॉमी हो गया तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन के 2 फायदे होते हैं। एक तो पहली चीज कि विकल्प लोगों के पास ज्यादा होता है, ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो आराम से जो है लोग वहां पर जाके आराम से अपनी पसंद की चीजों को ले सकते हैं, है ना। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी उनके पास, विकल्प ज्यादा होंगे। लेकिन अगर एक ही प्लेयर हो जाएगा तो फिर वो डोमिनेंट हो जाएगा, फिर वो वहां पर क्या करता है, अपने हिसाब से चीजों को चलाता है। इस
सेंस में हमको इसको देखना है, नॉर्मल सी चीज है। तो वही चीजें बताई जा रही है यहां पर, और जो भी इस तरीके के हेल्दी कंपटीशन में जो भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, तो उन गतिविधियों को ही रोकने के लिए ये जो आपका आयोग है वो उत्तरदायी है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये बोला जा रहा है कि इसका मुख्य कार्य, अरे वही मुख्य कार्य है भैया, कि बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है उसको हेल्दी बनाए रखें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना। और वहां पर जो है किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी जो स्थिति का गलत फायदा उठा के दूसरे का अहित न कर पाए, नॉर्मल सी चीज है। इन दिस वे दिस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कंज्यूमर्स के हित। भाई एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए एक फोन खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने, आप सीधे फोन खरीदने जाइए और एक ही दुकान है, ठीक है, तो आपके पास क्या बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी? इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि 2000 मतलब 95 के दौरान आप देखिए, जब सिर्फ बीएसएनएल आपका 95 से 2000 का एरा लेके चलिए, जब आपका बीएसएनएल बस था, कितना महंगा था फोन। अब आज की डेट में 400-500 रुपए में 3 महीने फ्री में डेटा भी चला रहा आदमी, फोन भी चला रहा। क्या कारण है उसका? बहुत सारे प्लेयर्स आए, पहले एक ही प्लेयर था तो भैया अपने हिसाब से रेट टैरिफ तय कर दिया उसने, तो आपके पास विकल्प नहीं था, आपको वही यूज करना था। लेकिन जैसे जैसे विकल्प बढ़े, तो बताइए अगले 20 सालों में आज की डेट में बहुत सस्ता हो गया मोबाइल की, नहीं हमें महंगा लगता है, लेकिन भाई सस्ता है, 500 रुपए में 3 महीने के लिए डेली डेटा भी मिल रहा है, फ्री में कॉलिंग भी कर रहे हो आप, तो उस तरीके से आप इसको इंटर रिलेट करिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं ये, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द इंडियन मार्केट, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब इसकी टीओआर वगैरह आता है तो डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, आपने हमेशा जो है वो देखा होगा, है ना, उन चीज़ों को, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली मेंस में पूछा गया है, जब भी आप फाइनेंस कमीशन देखें उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को नोट डाउन करके किनारे करिए, और मैं डेली बताता हूं टॉपिक्स, है ना। और एक बात के लिए मैं बहुत खुश हूं कल कि आप लोगों में से रेगुलर कुछ लोग जो हैं वो रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, जैसे शुभम जी हैं, ठीक है, और भी संगीता जी हैं, काफी लोग हैं, और अमित अग्निहोत्री जी हैं। तो आप लोगों के आंसर राइटिंग देख के रियली मुझे अच्छा लगा, मोटिवेशन मिलता। आप लोग ऐसे ही लिखते रहिए, 3 महीने के अंदर आप लोग अगर अपने अंदर इतना बढ़िया कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं देखा ना आपने, रियल गेनिंग वही है जो आपको सेलेक्ट कराएगा, है ना, वही है कि आप रेगुलर लिखते चलिए। अभी आप टेंशन मत लीजिए कि मैं क्या लिख रहा हूं क्या नहीं, और मैं एक वीडियो लाऊंगा आज या कल में, है ना, थोड़ा सा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी वीडियो आ रहा है अभी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक जो है मॉडल आंसर, जो आपने मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था कि जो भी आपकी कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री जो आपकी कमिटीज होती हैं, वो किस तरीके से जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको क्या करती, स्ट्रेंथन करती है ना। तो उसका क्रक्स यही है कि किस तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक जो आपके मूल्य होते हैं उसको वो क्या करती है, उसको प्रमोट करती है। तो उसमें आप लोगों ने आंसर लिखा, और भी लोग लिख लीजिए, उसको मैं आपको बताऊंगा। और आंसर लिखने का एक ही तरीका होता है, ठीक है ना, मॉडल आंसर जो एक ही तरीके का, हमारे पास जो कंटेंट होता है बस हमको उसको रिप्रेजेंट करना। आप उसको ऐसे लेके चलिए कि आप 5 स्टार में बैठ के खाना खाएंगे और एक मतलब नॉर्मल जगह में, तो टेस्ट में बहुत फर्क नहीं होता, प्रेजेंटेशन में हाइजीन का सिर्फ इसी का पैसा लेते हैं वो लोग, है ना। रोटी सब्जी तो रोटी सब्जी ही रहेगी ना, आप इस चीज को समझिए। वही यहां पर भी खेल है कि हमारे पास जो कंटेंट है हम उसको कितने प्रभावी तरीके से वहां पर जो है क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी मेंस देते हैं उनमें से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं, सारे अच्छे होते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो आपका कंपटीशन है वो किससे है भैया, 800 सीट होती है, 700 कर दिए, 800 कर दिए यूपीएससी में, तो ऑलरेडी जो 1 साल पहले इंटरव्यू देते हैं वो 2000 से 2500 के लगभग लोग रहते हैं। तो भैया 2000-2500 में 800 लोग आपके कट गए, बचे कितने, 1500-1600 तो बच गए ना। अगले साल तो 700 ही आने वाली है। और इसके अलावा जो 800 लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें से जो स्टार्टिंग के आपके 100 लोग, 100-125 लोग आईएएस बन गए, तो बाकी जो 600 बच गए वो वापस से फाइट करते हैं। तो आपका कंपटीशन उस लेवल का है। इस लेवल को बताने का मतलब यह है कि हम उस हिसाब से मेहनत करें। और एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए, जैसे खाना खाते हैं अपन, जैसे नहाते हैं, और जो डेली आपके जो काम है उसी तरीके से आप यहां पर क्या करिए, आंसर राइटिंग करिए।
करिए मेरे कहने पे ये सीरीज जो है डेली, और बस 90 डेज का आप ये जो है काम करके देखिए और आप खुद उसके बाद पाएंगे कि आपके अंदर क्या सुधार हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा, कहानी की तरह देखा और उसके बाद अगर छोड़ दिया ना तो चीजें जो है मिस होने लगती। यही इस पूरी जो तैयारी का क्रक्स है, जो मतलब मेन जो आपका यहां पर चुनौती है, चैलेंज बोल लीजिए, कि यहां पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता आदमी। आज शौक हुआ तो 2 दिन हमने काम किया फिर छोड़ देंगे, क्योंकि दिमाग जो है ना, आपको इस पर भी अपन एक दिन वीडियो बना के बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां आपका टाइम नहीं लेंगे। तो अभी यहां पर जो 15th आपका फाइनेंस कमीशन है, तो वहां पर एनके सिंह जो उनके क्या थे, आपके चेयरमैन थे। एक तो फैक्ट ये हो गया हमारे लिए, तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फाइनेंस कमीशन करता क्या है। तो आर्टिकल 280 देखेंगे आप लोग, जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट है ये आप लोगों का, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे आप, आर्टिकल 280 देखेंगे आप, है ना। तो उसके अंतर्गत होता क्या है, जो भी ये टैक्स वगैरह आते हैं, तो सेंटर है और स्टेट है आपका, ठीक है ना। तो दोनों के बीच किस रैशनल तरीके से वहां पर बंटवारा किया जाए कि दोनों के बीच जो है क्या, दोनों के बीच लाभ का वितरण इस तरीके से किया जाए कि किसी का अहित ना हो, है ना। जो हमेशा बोलते हैं ना स्टेट्स की, उनके पास जो है बहुत ज्यादा जो आय के साधन नहीं है, ऊपर से पूरे इंप्लीमेंटेशन, कोई भी स्कीम हो तो मेनली आपका जो इंप्लीमेंटेशन वाला डोमेन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं हमेशा कि यहां पर उनको प्रॉब्लम होती है। उन सब चीजों को दिमाग में रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर अनुदान, ग्रांट आप देखते होंगे, आर्टिकल 275, आर्टिकल 282, उसके बाद आर्टिकल 292, ठीक है ना। तो ये सब आर्टिकल आप देखते होंगे। ये ग्रांट की बात है, एक जगह जो स्टैच्यूरी है तो एक जगह आपका वैसा है कि डिस्क्रिशनरी रहता है ना। यहां पर लोन वगैरह की बात है, कर्ज वगैरह कैसे ले सकती हैं गवर्नमेंट वगैरह, तो देख जाइएगा आप लोग। तो यहां पर रिपोर्ट दिया है इन्होंने, और अभी जब तक इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आ जाती हैं इसमें, ठीक है, तब तक हमारे लिए जो है वो उसको वॉच करना है हमको, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, तो अब इसके बाद जो है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। अब कौन पढ़ता है, यही चीज तो है अवेयरनेस वाली। हर चीज को पब्लिश किया जाता है पेपर वगैरह में, या कोई भी आपका जो गवर्नमेंट का जो आपका प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर लोग पढ़ते कौन है, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों को भी ये पढ़ना चाहिए, है ना। ये चेंज करना है, और ये चेंज आप ही लोग तो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो बताई जा रही हैं। सबसे पहली चीज जो ये है कि ये आपका जो वित्त आयोग है ये कब से कब तक के लिए होगा, जैसे वो 15 से मतलब 15-16 से लेके और आपका 20-21 के लिए था, अब ये आपका 20 के बाद 5 सालों के लिए होता है। तो 2021 और 22, ठीक है, 2021-22 से लेके 2025 कुल मिला के 5 साल के लिए, 21 से 25 समझिए, वो आपका फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है ऐसे, ठीक है। तो 5 साल की अवधि के लिए जो है ये जो है आपका बनाया गया है, और इसके लिए ये जो आपकी कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष आपके एनके सिंह है। पहली चीज ये है कि लास्ट ईयर जो मतलब इनके सिफारिशों के अंतर्गत पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके बाद जो है जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है ना। तो वो उसको जो है संसद के पटल पे रखा भी गया था। अब यहां पर जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है वो करता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कोई कमेटी वमेटी बना दी गई उसके अंतर्गत, तो क्या करेगी, तो भैया जो भी आपके विचारणीय विषय होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट डिकेड से आप देख रहे हैं कि रेगुलर जो स्टेक है आपका, मतलब किसका, स्टेट्स का स्टेक है, जो अंश है राज्यों का, है ना, टैक्स के अंतर्गत जो उनकी आय है उसको बढ़ाया गया है ना। अब कितने परसेंट बढ़ाया गया कितने नहीं वो बात की चीजें हैं। पहली चीज है कि बढ़ाया क्यों जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, है ना। राज्य और जो केंद्र और राज्य का जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है उसके बीच जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तभी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो की पॉइंट्स वही है, बाकी कुछ आपके यहां पर फैक्ट्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो 14th और 15th कमीशन को हमको कंपैरेटिव जो है वहां पर पढ़ना है, और उसके बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से क्या करना है, वहां पर नोट डाउन करना है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि ये डाइवर्जन जो होता है फंड्स का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो पीरियड है आपका 21 से लेके 25 के बीच में, 21, 22, 25, 26 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पढ़ा जाता है। तो द कमीशन हैज एड्रेस्ड ऑल इट्स यूनिक रेफरेंसेस सच एज अ न्यू वन टू फाइनेंस एंड national security to consider non-responsive funds and to offer defensive spending and performance incentive for states providing reforms, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें आप लोग इसको देख लीजिएगा। कुल मिला के ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, एक तो आपका क्या हो गया,
हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपका वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब क्या कि जैसे सेंटर से स्टेट, अब स्टेट से स्टेट्स के बीच में जो भी आपका बंटवारा होता है वो तो सब एक ही हायरार्की में है ना, तो उसी को बोला जा रहा है यहां पर हॉरिजॉन्टल। दोनों चीज ध्यान से देखिएगा और उसमें फिर आपकी पीआरआईज वगैरह भी उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर जो भी आपका टैक्सेशन का जो आपका क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है दोनों आधारों पर, वर्टिकल सेंटर से स्टेट, ठीक है ना, और उसके बाद जो स्टेट्स वगैरह हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे, है ना। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी होती है, डराने के लिए, होता कुछ नहीं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर वितरण, तो स्थानीय स्तर पर जो आपके अनुदान वगैरह होते हैं और ग्रांट से रिलेटेड, टैक्स के बंटवारे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो भैया उसमें कौन देगा रिकमेंडेशन, यही तो देंगे जो आपके मतलब वित्त आयोग ही ये सब तय करता है। तो वही बताया जा रहा है कि जो आपके पीआरआईज या म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे जो आपका ग्रांट्स है गवर्नमेंट का, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि कोविड वगैरह रेगुलर इस तरीके की चीजें आती रहती हैं, तो उस तरीके के अनुदान के अतिरिक्त भी, जैसे मान लीजिए डीबीटी है उसको लागू करना है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इस तरीके की चीजों को अगर प्रबंधन की जांच करना है तो उसमें राज्यों का जो आपका परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत। उसके अलावा यहां पर जो इस बार फोकस किया गया है, एक तो आपका डिफेंस वाला एरिया, दूसरी चीज इंटरनल सिक्योरिटी, इनके लिए जो मतलब फंडिंग की बात की जा रही है, इसके लिए बोला जा रहा है कि भैया एक सेपरेट आप मैकेनिज्म बना दीजिए, ठीक है ना, और उसके लिए जो है उसकी आवश्यकता संबंधी जांच करने के लिए किया गया है। कुल मिला के ये है कि किस तरीके से रैशनलाइज करके जो आय है उसको बंटवारा किया जा सके और किस तरीके से, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी में तो बहुत बड़ा क्रंच आया आपका, है ना, कोविड के कारण, तो इसके भी ऑपरेशन की बात करेंगे, डिफेंस हो गया आपका, है ना, और जो भी इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, तो उसके लिए फंडिंग वगैरह का जो भी आपका फंडा है उसके लिए आप जो है स्पेसिफिक एक अलग से क्या बना दीजिए, आप एक मैकेनिज्म, एक तंत्र स्थापित करिए सेपरेट, ठीक है ना। तो रेवेन्यू शेयरिंग जो आपका फॉर्मूला वगैरह आप इसमें देख रहे होंगे, है ना, तो इसमें सीधी बात है जो आपका 14th और 15th अगर आप दोनों देखेंगे फाइनेंस कमीशन, तो अगर इनकम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 50% है आपका, ठीक है ना, 14th आपका जो भी 14th आपका कमीशन है। फॉरेस्ट और इकोलॉजी में 7.5% दिया गया था, एरिया में 15% दिया गया था, पॉपुलेशन में 27.5%। इस तरीके से टैक्सेस का बंटवारा किया जाता है। आप लोगों को ना समझ में अगर ये आए, मैंने मतलब पॉलिटी की सीरीज में बहुत अच्छे से इसको डिक्टेट किया है, लेकिन फिर भी ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक दिन बढ़िया से इसको जो है आपको डिक्टेट कर दूंगा। दूसरी चीज यहां पर जो 15th आपका कमीशन है, इसमें पॉपुलेशन बोल रहे हैं मतलब जनसंख्या के हिसाब से 15% है, एरिया के हिसाब से 15% है, फॉरेस्ट और इकोलॉजी के अंतर्गत 10% है और इनकम डिस्टेंस 45% है और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है 12.5% है ना। तो ये जो है दोनों के बीच में जो है आपका क्या है, इसमें जो पॉपुलेशन वगैरह है ना 17 जो लिखा है पॉपुलेशन, तो उसमें जो वेटेज लिया जाता है वो 1971 के हिसाब से लिया जाता है ना, और मतलब 17.5% वेटेज जो है पॉपुलेशन का 1971 के हिसाब से और 10% जो पॉपुलेशन लिया जाएगा वो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी फैक्चुअल चीजें हैं, एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर जाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पे बताया जा रहा है कि एनके सिंह, अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद जो थे आपके, तो ये प्रस्तुत थे। तो भैया हमको मतलब नहीं कौन कौन प्रस्तुत था उस समय जब ये रिपोर्ट आपकी क्या कर रहे थे, दे रहे थे। दूसरी चीज ये कि यहां पर अब वही चीजें बताई गई हैं जो मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, तो पढ़ जाइएगा आप लोग, स्लाइड पढ़ के मैं आपका टाइम जो है वो खराब नहीं करूंगा, स्लाइड आप जो है पॉज करके पढ़ लिया करिए। अब वित्त आयोग के बारे में यहां पर बताया गया, तो भैया कब की गई इसकी स्थापना, तो 22 नवंबर 1951 में की गई, ठीक है ना। क्यों की गई, जो है आपकी, है ना, पहली बार की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, ठीक है ना, उसके आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति के अंतर्गत, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आप पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत 280 में आप इसको भी पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा होगा, तो जो भी सेंटर है और स्टेट है उनके बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको रैशनलाइज करके वहां पर हार्मनी बनाए रखना, ओवरऑल जो है देश के पैसे का जो आय हो रही है उसको किस तरीके से वहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि हार्मनी बनी रहे, सबका विकास हो, है ना, वही चीजें हैं आपकी यहां पर। तो यहां और दूसरी चीज यहां पर बताई जा रही है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है ना उसको भी वो वहां पर
असेस करता है, जैसे और फिर वहां पर वो गाइड करता है कि किस तरीके से जो है आपको यहां पर बंटवारा दिया जाना चाहिए, राज्यों के हित का भी ध्यान रखा जाता है वहां पर, ठीक है ना, किस तरीके से उनके बीच में जो है टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इस संदर्भ में वहां पर सिफारिश करता है वित्त आयोग जो है आपका। उसके अलावा राज्यों के मध्य जो इस तरीके के मतलब बंटवारे होंगे तो वो किस प्रिंसिपल पे होंगे तो वही डिसाइड करेगा, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीजें देख जाएगा। इसके बाद यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो चीजें मैं आपको बता रहा था, इसको आप नोट डाउन करके किनारे रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेटेज बताया जा रहा है, ये याद होना चाहिए हम लोग को। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो ओपेक प्लस से रिलेटेड है, ये भी आपका जीएस पेपर 2 से होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी आपकी बॉडीज वगैरह, ओपेक आपको पता ही है कि 70s के बाद जो आपके ऑयल वाले जो भी आपकी कंट्रीज हैं, है ना, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो उन्होंने जो है इस तरीके के मतलब संस्थान को बनाया, यहाँ कार्टेलिंग वगैरह का भी जो है आरोप रेगुलर लगता आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑयल रोज जो बता रहे हैं, ऑयल प्राइस जो है आपका रोज हुआ है क्लोज टू 10% इन अबाउट 6 months आफ्टर न्यूज ऑफ हाईली इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 एंड सऊदी अरेबिया एश्योरिंग ओपेक प्लस ऑयल विड्रॉल एग्रीमेंट टू बैलेंस द जो आपका मार्केट है। तो सही बात है, वहां पर प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को, तो जो है आपका उसको समायोजित करने के लिए जो है इस तरीके की पहल यहां पर की जा रही है। तो ओपेक प्लस है क्या, हमको वो देखने की जरूरत है। और जब भी ऐसा इंस्टीट्यूट आप देखें या कोई भी आपकी ऐसी बॉडी देखें, तो सबसे पहले आप जो है गूगल में टाइप करके देखिए, उसके मैप को देखिए, अब बस देखना है, रटना नहीं उसको कि यार कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या पूछ सकते हैं वहां पर। और फिर वहां पर जो है ना आप देखिए साइकोलॉजी की, जो यूपीएससी पूछता है वो क्यों पूछता है क्वेश्चन, वो एक साथ दे देगा, ईरान भी दे देगा, इराक भी दे देगा, सऊदी भी दे देगा। तो अगर आपको पता है कि एक आदमी वहां पर रहेगा कंट्री, तो दूसरा वहां पे नहीं रहेगा, उसी तरीके से वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। याद करने की जरूरत नहीं होती, मैं बार बार आपके दिमाग में जो चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखिए कि ये क्या है आपका, तो कच्चे तेल के उत्पादन से संदर्भित जो आपके कंट्रीज है उनका एक क्या है अलायंस है, और उनका क्या है आपका एक गठबंधन है। उसके अलावा ये जो गठबंधन है ओपेक प्लस, है ना, ये जो वर्ष आपका 2017 है, उससे तेल के जो मार्केट में, पूरे मार्केट की बात करें वर्ल्ड लेवल में, तो उसमें जो आपकी सप्लाई वगैरह होती है ना, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रावधान है उसको देखता है और उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो अजरबैजान है आपका, बहरीन है, ब्रुनेई है, कजाकिस्तान है आपका, मलेशिया, मैक्सिको, ओमन है, रशिया है, साउथ सुडान और सुडान है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे देश इसके अंतर्गत आते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अब ओपेक है क्या आपका, ठीक है ना। तो 70s के दशक में देखेंगे आप, तो ये जो फॉर्म किया गया आपका है ना 1960, ठीक है। तो 60 से लेके जैसे 70 के बीच में आप जो दौर देखेंगे, उसके बाद ही आप 70 के बाद देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा जो है ये प्रोमिनेंट रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक इज अ परमानेंट, जो होता है आपका परमानेंट है, स्थायी है, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है, दो सरकारों के बीच में, मतलब एक देश और दूसरा देश, तो विभिन्न देशों के बीच में है ये, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्म्ड इन 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला एट बगदाद कॉन्फ्रेंस। ये कीवर्ड है हमारे लिए कि बगदाद कॉन्फ्रेंस में जो है इसको जो है फॉर्म किया गया, और इसके 5 कंट्रीज जो थे फाउंडिंग मेंबर थे आपके ओपेक के, ठीक है। और जो आपका इसका एम है क्या है, मैनेज करना है सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू डिटरमाइन द क्या प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। तो भैया किस तरीके से प्राइस जो है आपको उसको रेगुलेट करना है, उसके लिए जो है आपकी ये जो है बॉडी बनाई गई, सो एज टू अवॉइड द फ्लक्चुएशंस अफेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ बोथ द प्रोड्यूसिंग एंड परचेजिंग कंट्रीज। इनके ऊपर जो है हमेशा कार्टेलिंग वगैरह की भी जो है मतलब आरोप लगते आए थे। कार्टेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 4 लोग मिल गए और बोले कि भैया इतने ही रेट में बेचना, नहीं तो बेचना नहीं है, तो आपके पास विकल्प तो है नहीं, है ना, क्योंकि सामान उनके पास है, ठीक है, तो आपको मजबूरन उस प्राइस में लेना पड़ेगा। तो उस तरीके के भी यहां पर जो है आरोप लगातार लगते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां, तो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे any country exporting sufficient quantities of oil and sharing the ideals of the organization can become a member of OPEC। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद 2020 तक बताया जा रहा है कि OPEC के टोटल 13 मेंबर हैं, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई है आपका, सऊदी है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है आपका, गैबोन है आपका, इक्वेटोरियल जो है आपका गिनी, है ना, इक्वेटोरियल जो आपका गिनी, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एंगोला और वेनेजुएला इसके मेंबर है। एक बार जो है इसको देख जाइएगा, आप लोग मैप में देख जाइएगा,
सिर्फ देखने से ना कुछ दिन और थोड़ा जोर डालने से दिमाग में वो याद हो जाती है, याद करने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया मैप दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप मैप को देख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो आपका मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, जो आपका फाइजर वैक्सीन है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको पता है कि रेगुलर जो है आपका कोविड के कारण वैक्सीन की मतलब खोज में पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। तो ये अभी यूएस की एक फार्मा कंपनी है, उसका नाम ही मतलब फाइजर है, पी साइलेंट है। तो ये फाइजर है आपकी कंपनी, और उसकी जो पार्टनर कंपनी है बायोएनटेक है ना, बायोएनटेक। तो उन्होंने क्या किया है, दावा किया है यहाँ पर कि उन्होंने जो है जॉइंटली जो है डेवलप कर लिया है कोरोना वायरस की वैक्सीन, और वो जो है आपका 3rd फेज में है, ठीक है ना, जिसके ट्रायल में मतलब ये पता चला कि 90% इफेक्टिव है। तो देखिए इस तरीके की न्यूज़ तो आ रही, जब तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ मार्केट में नहीं आ जाती तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रशिया ने भी क्लेम कर दिया था कि हमने बना लिया है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ ना। तो ये जो तीसरे चरण का परीक्षण किया जा रहा है उसी के संदर्भ में ये आपका न्यूज़ है ना। तो देख जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, अभी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस का कोई पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर। तो फेज 3 का आपका टेस्ट हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो इसके दौरान जो भी आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, उनका जो मेन एम होता है वो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस देखते हैं, प्रभावकारिता देखते हैं, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स होते हैं उनको वहां पर रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि जैसे दवाओं का अनुमोदन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे प्रस्तुत करने के लिए जो भी आपका डेटा वगैरह होता है उसको एकत्र करना होता है इस चरण में। उसके अलावा ये टीका जो है इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं ह्यूमन बॉडी में, इफेक्टिव तो है, सुरक्षित तो है ना। उसके बाद जो है यहां पे जांच करके फिर उनको जो है बोला जाता है कि अब जो है आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको आप देख जाइएगा। इसके बाद यहां पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से विकसित की गई, तो भैया फाइजर और बायोटेक जो है आपका दोनों कंपनी है ना, तो वैक्सीन में उन्होंने mRNA का यूज किया, मैसेंजर जो आपका आरएनए, मैंने बहुत अच्छे से डिक्टेट किया है, ठीक है ना, mRNA tRNA। अब यही पूछ लेगा यूपीएससी, तो लगेगा यार आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका ट्रांसलेट करता है, mRNA होता है, tRNA होता है, तो ये सब मैंने आपको एक दिन डिक्टेट किया, तो आप इसको देख जाइएगा। अब ये चीज हमारे लिए पढ़ने की जरूरत है, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का कोई पार्ट देखते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से, जैसे आप मॉलिक्यूलर सीजर जो है आपका Cas9 हमेशा क्यों पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, भाई वो आपका नए दौर की टेक्नोलॉजी है और अभी न्यूज में तो पूछ लिया जाएगा। mRNA हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं, देखते से ही हमको दिमाग में आना चाहिए, अरे पहले पूछ चुका है यूपीएससी, तो ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो गया। तो mRNA टेक्निक का यूज किया गया, इसके बारे में 2-4 पॉइंट आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ये तकनीक जो है आपकी सिंथेटिक जो आपकी जीन होती है, ठीक है ना, जो भी आपकी पूरी जानकारी होती है वो जीन्स में होती है, आपको पता है, तो उसी सिंथेटिक जीन पे ये डिपेंडेंट होती है और इस जीन को कुछ हफ्तों में उत्पन्न और निर्मित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका अनलाइक ट्रेडिशनल वैक्सीन विच वर्क बाय ट्रेनिंग द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड किल प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस किए जाते थे पैथोजेंस के द्वारा, तो mRNA जो है अल्टर करेगा, ठीक है ना, पेशेंट की इम्यून सिस्टम को टू प्रोवाइड वायरल प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी के जितने पार्ट आते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये प्रोटीन जो है हानि रहित है, लेकिन एक सशक्त प्रतिरक्षा जो आपकी प्रतिक्रिया है उसको सक्रिय करने के लिए जो है वो क्या है, पर्याप्त होता है। मतलब ये एक तो हार्मलेस है आपका प्रोटीन, दूसरी चीज सफिशिएंट है टू एक्टिव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसमें चुनौतियां क्या है, तो भैया चुनौतियां वही हैं, पहली चीज तो ये कि जो आपका कोविड-19 वैक्सीन है इसको अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जितना आप ठंडा समझ सकते हैं उसकी बहुत ज्यादा हायर डिग्री है ना, तो उस पर इसके स्टोरेज की एक तो समस्या है, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में समस्या होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, विश्व के कई देशों में जो आपके अधिकांश लोग हैं उनके पास वैक्सीन या जो आपके ट्रेडिशनल जो कोरोना वायरस वैक्सीन है उनके लिए उनको स्टोरेज करने के लिए तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पहली चुनौती। दूसरी चीज, ये वैक्सीन अभी कितने दिन तक सिक्योरिटी जो आपको प्रोवाइड करेगी, कब तक कोविड से बचाए रखेगी, अभी तक इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया गया, इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि ये तो अभी एजम्पशन है, ठीक है ना। उसके बाद WHO ने ये बोला है आपका कि 4.5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल लॉस होने की यहां पर क्या दिया है, वित्तीय कमी होने की चेतावनी दी है। इससे होगा क्या, आपका जो आपकी लोअर जो आपकी
कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज के डायमेंशन में बात कर रहा हूं मैं, जो आपके निम्न आय वाले देश हैं, मध्यम आय वाले जो आपके देश हैं, जिनको आप डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जिसको रखते हैं, जिन देशों को उस कैटेगरी के अंतर्गत, तो उन देशों में अगर परीक्षण, दवाओं और टीकों की पहुंच में देरी हो सकती है। यह भी बोला जा रहा है ना कि भैया अगर कोई डेवलप्ड कंट्री ने उसको मतलब डेवलप किया तो वो उसमें मतलब उसका गलत उपयोग ना करे उसको, है ना, अपने फायदे के लिए, क्योंकि सबको घाटा हुआ है पूरे विश्व में। ठीक है, तो यहां पर सामान्यता ये भी बताया जा रहा है कि अच्छा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब जो है आर्टिकल में जो मैंने आपको बता दिया है ना, वो नॉर्मल सी चीजें लिखी हैं, इसको आप पढ़ जाइएगा। तो कहने का मतलब जो है टीकाकरण की आवश्यकता क्यों होती है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। इम्यूनाइजेशन है आपका, तो इम्यूनाइजेशन मतलब एक तो प्रिवेंटिव मेजर होता है, एक क्यूरेटिव होता है। मैं डेली बताता हूं इस चीज को। तो जो प्रिवेंटिव होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। जैसे और भी आप रोगों के संदर्भ में देख रहे हैं, तो इसके संदर्भ में भी वैसे मेजर्स को लेने के लिए जो है आपका टीकाकरण की आवश्यकता होती है ना। तो आपको पता है जैसे कोई वायरस है, अब मान लीजिए कोई होस्ट के थ्रू किसी मनुष्य में पहुंचता है, ठीक है ना, तो जब उस पूरी चेन को ब्लॉक करने के लिए वहां पर टीका वगैरह की यूज किया जाता है, ताकि जो है वहां पर क्या ना हो, मतलब वहां पर संक्रमण ना हो सके, ठीक है ना। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का एक क्या है आपका, एक स्वरूप होता है आपका, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और यहां पर बायोडाइवर्सिटी ऑफ जो आपकी गंगा नदी है उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो जो हमारा थर्ड पेपर में हो गया, ये जीएस पेपर थर्ड है आपका। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसने मतलब यहां पर एक सर्वे कंडक्ट किया है गंगा नदी पर। हैज फाउंड दैट 49% ऑफ द रिवर हैज हाई बायोडाइवर्सिटी। सीधी बात है कि बहुत हाईली जो है वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, और जो उसमें जैसे मैन मेड जो आपके हमारे यहाँ रिचुअल्स वगैरह हैं, बाकी चीजें, उसको धर्म की तरफ मत ले जाइएगा प्लीज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मूर्तियां वगैरह हम उसमें डाल देते हैं, सारी चीजें, तो उससे पोल्यूशन होता है। अब गंगा की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं ना, बाकी भी नदियों की स्थिति देखिए, तो वहां पर जो मानव हस्तक्षेप है, इसीलिए तो सारे आपके इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। 1985 से राजीव गांधी की सरकार से आप देख लीजिए अभी तक आप क्लीन गंगा, तो गंगा बेसिन के लिए अथॉरिटी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ जो हमारे यहाँ यूज है ना, वो सिर्फ जो है इकोनॉमिक बेस पे नहीं लिया जा सकता, इसको आप कल्चरल भी देखेंगे, है ना, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पे भी ये लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहां पर की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि सर्वेक्षण में जो है आपके क्या पाया गया है। तो जो हमारे यहाँ सर्वेक्षण है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उसको हम कॉर्नर कर सकते हैं। तो यहाँ सर्वे में पाया गया कि भैया कुछ सालों से यहाँ पर जो है वो क्या है, जैव विविधता में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब ये तो जो कि गंगा नदी के अच्छे स्वास्थ्य और गिरते प्रदूषण स्तर का प्रमुख द्योतक है, मतलब वो साइन है। तो सीधी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो है वहीं पर लगाना, उस तरीके की चीजें आप लोगों को याद होंगी, ठीक है ना। तो उसको आपको याद भी रखना है। 2 कमेटीज बनी थी, कौन सी बनी थी उसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस सर्वेक्षण में गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको जो है शामिल नहीं किया गया, उनकी ट्रिब्यूटरीज को वहां पर शामिल नहीं किया गया। दूसरी चीज, ये जो है आपका सर्वे जो है उसमें बहुत सारे जो है मतलब इस तरीके की फाइंडिंग्स देखी गई है कि इसमें बहुत सारे आपके क्या मेजर एक्वेटिक जो आपके क्रिएचर्स हैं और उनकी प्रजातियां जो है कुछ वर्ष पूर्व गायब हो गई थी, लेकिन अब वो जो है वापस से गंगा नदी में पाई जाने लगी। टोटल बात यह है कि अभी जो आपके इनिशिएटिव्स वगैरह लिए गए हैं उससे अब लाभ हो रहा है, वापस से बायोडाइवर्सिटी वहां की एनरिच हो रही है। तीसरी चीज यहां पर लिखी गई है कि जो सी बोल्ड एक स्पीसीज है आपकी वाटर स्नेक की, है ना, पानी वाले सांप की, वो एक्सटिंक्ट हो गया था अराउंड 80 ईयर्स एगो, बट कैन नाउ बी सीन अगेन इन द गैंजेस रिवर। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये अगर कोई प्रजाति लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई, वापस से वो वहां पर देखी जाने लगी। तो द इंडियन स्कीमर एंड एक्वेटिक जो आपकी बर्ड है हैज आल्सो बीन साइटेड इन द गैंजेस रिवर मैनी ईयर्स लेटर। Many other aquatic species are migrating from the tributaries of the Ganges towards the main river। बिल्कुल कहानी टाइप की है ये, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमको याद रखना है। उसके बाद इस सर्वे में बताया जा रहा है कि there is a misconception among the people that there are some areas in the Ganga that do not have biodiversity, while the study has found that the entire Ganges river has biodiversity and about 49% level of biodiversity is quite high। तो मतलब लगभग आधे भाग की बात कर रहे हैं वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा समृद्ध है ना, ये चीज हमको याद रहनी चाहिए। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका हाई जो आपका बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहली चीज देवप्रयाग से लेके ऋषिकेश, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आपका
जो मखदुमपुर है उससे लेके आपका नरौरा तक, उसके बाद भिटौरा से गाजीपुर और छपरा से कहलगांव और साहिबगंज से राजमहल और बहरामपुर से बराकपुर। किलोमीटर याद नहीं करना है, आप लोग देख जाइएगा इसको। इसके बाद यहाँ पर ये सर्वे है क्या, तो क्यों कराता है, तो जो भी आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून वाला, आप लोगों को पता होगा, ऑन बिहाफ उसने सर्वे जो है कंडक्ट किया। ऑन बिहाफ, किसके बिहाफ में, नेशनल क्लीन गंगा मिशन। आ गई बात, विच इज वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। द फर्स्ट फेज, जो इसका फर्स्ट फेज था सर्वे का, वो कंप्लीट किया गया 17 से 19 के बीच में। और इस सर्वे के दौरान जो है बहुत सारे एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक स्पीसीज सच एज गैंगेटिक डॉल्फिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके किनारे रख लीजिए। क्रोकोडाइल, बीवर हो गया, टर्टल एंड various species were used to study the biodiversity of the Ganges river. Water, bird etc have been used as an indicator. देखिए इंडिकेटर आपकी क्या होती है, स्पीसीज होती है। संकेतक का मतलब क्या, संकेत देता है कि वहां पर जो है आपकी क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा है कि कम है। अब आप एल्गल ब्लूम वाली घटना को देखेंगे अगर, जिसको शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा वहां पर वो दिखाई दे रहा है शैवाल प्रस्फुटन, तो इसका मतलब वो वहां पर जो है आपका पॉल्यूशन बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है एनरिच हो जाते हैं, तो वहां पर एल्गल ब्लूम देखा जाता है। जो आप लोग वेस्ट वगैरह जो घर से हम लोग मतलब निकालते हैं, तो वो जाके किसी वाटर बॉडी में मिलता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, नाइट्रोजन वगैरह इस तरीके की चीजें, तो उससे जो है वहां पर शैवाल प्रस्फुटन हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। लोगों की जो जैविक मांग होती है, तो उससे वो पूरा का पूरा जो है आपका इकोसिस्टम वहां से नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। उन सब चीजों को याद रखिएगा। तो ये इंडिकेटर की तरीके से यहां पर वाटर बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद रिवर गंगा के बारे में बताया जा रहा है, ये आप लोगों को पता भी होगा, पूरे एशिया में सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। ये उत्तराखंड में गोमुख से लेकर जो आपका आप देखेंगे कि कहां जाती है, तो गोमुख से निकल के और आपका बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में जाती है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है ना ये, और भारत के तकरीबन 26% जो आपका एरिया है उसको कवर करती है, बहुत बड़ा एरिया आपका, ठीक है ना। और ये जो आपके पूरे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन, ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा आप अपने पास नोट डाउन करके। 43% जो आपकी जनसंख्या है, और वो भी 2001 की सेंसस लिया इन्होंने, तो उसके अनुसार जो है उतनी पॉपुलेशन को ये आपकी हेल्प करती है किसी ना किसी तरीके से। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी के मतलब संदर्भ में ये बहुत ज्यादा एनरिच्ड है, समृद्ध है। तो 143 लगभग बता रहे डिफरेंट स्पीशीज फिशेस की जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, मछलियों की। इसके अलावा जो गंगा रिवर है उसको कंसीडर किया जाता है होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ रेयर एक्वेटिक स्पीसीज, इंक्लूडिंग आपका गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ऑटर्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्वैम्प क्रोकोडाइल्स हो गए, एस्चुराइन जो क्रोकोडाइल हो गए, एंड टर्टल्स हो गए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ प्रजातियां हैं, इनके बारे में हमको पता भी होना चाहिए। अब चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज ये है कि अर्बनाइजेशन के कारण ही तो सारी समस्या जो है वो क्रिएट हो रही है। उसके कारण दूसरी चीज पॉपुलेशन का दबाव, जितनी जनसंख्या का दबाव बनेगा उतनी ही ज्यादा जो है पूरा जो आपका एनवायरमेंट है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, अगर वहां पर प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कंसिस्टेंटली हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, क्या अलग है चीज, वही चीज है, हैव ग्रेटली अफेक्टेड द वाटर रिसोर्सेज स्पेशली रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। द गंगा जो आपकी गैंगेज रिवर है हैज नॉट रिमेन्ड अनटच्ड, दैट इज द रिवर गंगा हैज बिकम हाईली पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई कुछ कुछ क्षेत्रों में, तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो अब सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट due to the deterioration in water quality, the water of river Ganga cannot be used for basic use in many जो आपके एरियाज है। सही बात है, इतना प्रदूषण हो गया है, अब क्या बताया जाए। गंगा जल हम लोग पीते हैं, अब वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप उसमें देखेंगे सर्च करके स्टडी में, तो उसमें बहुत ज्यादा जो मेटल्स से रिलेटेड जो आपका पॉल्यूशन है वो भी देखा जा रहा है। तो उससे जो है फिर बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके कारण जो है भीषण और खतरनाक रोग भी हो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि भैया गंगा नदी की जो है अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी, आपको पता है कि जो आपका वेस्ट वगैरह भी होता है वो उसमें डाला जाता है, ठीक है ना, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है एक तरीके से। तो जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उतनी चीजों को वो क्या कैरी कर सकती है ना, जो धारण क्षमता, उससे ज्यादा आप अगर चीजें उसमें डाल दोगे तो पॉल्यूटेड हो जाएगी ना। इस चीज को समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूं, यही गंगा नदी के साथ जो है मेन प्रॉब्लम हुई है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और जो बैराज बनाए जा रहे हैं, सैंड माइनिंग्स बनाए जा रहे हैं, तो उसके कारण भी वहां पर जो है बहुत सारा लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट में। तो वो सब चीजें यहां पर बताई जा रही।
नहीं। इसके बाद नेशनल क्लीन गंगा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो आपका ये सर्व करता है एज द इंप्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है ना। मतलब द नेशनल जो आपका क्लीन गंगा मिशन है सर्व्स एज द इंप्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल। इट वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी ऑन अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, जो आपका एक्ट है 1860, ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो सोसाइटी एक्ट के तहत जो है इस बॉडी को बनाया गया। आपको पता है कि राष्ट्रीय जो स्वच्छ गंगा मिशन है उसी के अंतर्गत जो आपकी ये काउंसिल है वो आपकी इंप्लीमेंटिंग जो आपकी ब्रांच के रूप में वहां पर काम करती है। उसके अलावा ये जो आपका मिशन है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट जो है आप लोग जॉट डाउन करके, और अच्छा कोई किताब नहीं होती है ना इन सब चीजों, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्टली गूगल करिए, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे ना, ज्यादा परेशान नहीं होना कौन सी चीज कहां से ढूंढे किस किताब से पढ़े। द मेन टास्क ऑफ द नेशनल क्लीन गंगा मिशन इंक्लूड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल, फिर रेपिटेशन है, तो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गंगा रिवर वैली प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि जो गंगा रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। एंड ऑल सच टास्क विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है वो आपका एनजीटी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट का पार्ट है। तो पेपर 3 और पेपर 2 दोनों में आ सकता है आपका। क्यों? क्योंकि आपकी ये बॉडी है ना एक तरीके की, जो जीएस पेपर 2 में हमको पढ़ना है, तो ये भी एक एक्ट के थ्रू जो है वो ला के बनाया गया। और आपको पता है कि संविधान में क्या व्यवस्था है ट्रिब्यूनल की। आर्टिकल जब आप क्या कौन सा आर्टिकल देखते हैं आप 323 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी जो है आपका, उन दोनों में क्या बात की गई है कि जो ए है आपका 323 का जो आपका सब क्लॉज जो ए है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, और उसके अलावा बच गए जो वो आपके बी में होते हैं, सब क्लॉज में स्मॉल में लिखते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये एनजीटी जो है उसने एनसीआर एरिया में, आपको पता है हर साल दिवाली में इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वहां पर जो है जो भी आपके पटाखे वगैरह हैं उनकी बिक्री और इस्तेमाल पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध। पहली बात तो इस तरीके जो आपका प्रतिबंध होता है ना, ये सॉल्यूशन नहीं होता। जब भी आप कोई चीज एकदम से अगर बैन करते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाती है। आप लोगों को पता है कि ऐसा करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग दूसरी जगह से लाते हैं। इसका जो है गलत फायदा ये भी उठाया जाता है कि भैया फिर जहां पटाखा मिलेगा वो 2 रुपए की चूज आपको 20 रुपए में देगा, लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन जो है, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता तब तक कोई भी जो आपका कानून है वो आपका सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर एनजीटी ने बैन किया है आपका सेल करने के लिए, है ना, और जो मतलब यूज करने के लिए जो पटाखे वगैरह हैं, कब से एनसीआर रीजन में फ्रॉम 9th of November की मिडनाइट से लेके और 30 नवंबर तक, ठीक है ना। इन एडिशन इन द सिटीज वेयर एयर क्वालिटी हैड फॉलन टू पुअर लेवल्स लास्ट ईयर सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन ऑर्डर्ड। तो आपको पता है वैसे भी इस समय जो है कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है एनसीआर रीजन में। तो यहां पर अदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए एनजीटी के वो बताए जा रहे हैं। तो यहां पर डायरेक्शन दिया उन्होंने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को, should start a campaign to control pollution from all sources in view of the possibility of worsening of the COVID-19 epidemic। जो भी है अभी आपको पता है कि यूरोप साइड में आप देखेंगे तो सेकंड जो वेव देखा जा रहा है कोविड का, वहां पर लॉकडाउन भी जर्मनी वगैरह में चालू हो गया है ना। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है समस्या, तो हमारे यहाँ जो है कि और समस्या ना बढ़ जाए क्योंकि ठंड आ गई है ना। तो अभी इसका रिएक्शन नहीं देखा गया ना कि लोअर टेम्परेचर में ट्रांसमिशन जो है इसका बढ़ेगा कि कम होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो वो सब चीजें अनएक्सपेक्टेड है, नई चीज है। तो उस संदर्भ में यहां पर जो है इस तरीके का निर्देश दिया गया। उसके बाद में ये बताया जा रहा है यहां पर कि जो भी आपके मतलब सराउंडिंग एरिया होता है वहां पर जो एयर क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है ना। इसलिए आप केवल जो है ग्रीन फायर क्रैकर्स को क्या करें, बेचें और उसी को लोग यूज भी करें। उसके अलावा जो भी आपके शहर या कस्बे हैं, है ना, जहां पर आपकी मतलब जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट है अगर, है ना, जहां पर एवरेज है उसके लिए तो बोल दिया कि ग्रीन फायर क्रैकर्स जो है आप यूज करो, और जहां पर जो है आपका मॉडरेट लेवल में है या उससे कम है तो मैं ओनली sell green firecrackers and use and burst firecrackers on other occasion like दिवाली, छठ, न्यू ईयर, क्रिसमस, है ना। तो जो भी है आपका उसमें जो है आपके इस तरीके की चीजों को यूज करें जिसमें से आपका पॉल्यूशन जो है वो ना हो। बाकी सब पूरा का पूरा पैराग्राफ है। द टाइम लिमिट कैन बी लिमिटेड टू 2 hours विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। पढ़ जाइएगा इसको, नॉर्मल सी चीज है ना। पूरी चीज वही है कि जो आपका पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए सारे प्रावधान ये उठाए जा रहे हैं। द नीड फॉर सच मेजर्स, तो क्यों है भैया, पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड आपकी मतलब क्या है
जो आपकी सिटीज़ हैं उसमें भारत के बहुत सारे मतलब अपने स्टेट्स के नाम है ना, दिल्ली है तो कानपुर है, तो एमपी के ग्वालियर वालियर है, तो आप छत्तीसगढ़ देखेंगे तो रायपुर वाला एरिया है, तो सारी जगह जो है वो पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ही जो है इस तरीके के उपाय जो है आवश्यकता है। दूसरी चीज़, कोविड-19 का जो इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा, मतलब ठंड में, तो उस कारण पॉल्यूशन से वो और ज़्यादा ट्रांसमिशन हो सकता है ना। जो आप देख रहे हैं इस तरीके की चीज़ों में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं, है ना। तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो है यहाँ पर ऐसे आवश्यकताओं की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो है स्टबल, जो आपकी बर्निंग, जो पराली जलाने वाला संदर्भ है, तो ये वो भी यही टाइम है ना, और ठंड होती है तो जो आपका एयर का मूवमेंट होता है वो आपका बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। तो कहने का मतलब जो लोअर एटमॉस्फेयर की जो आपकी परत होती है वहां पर सारे ये जो पॉल्यूटेटेड, जो भी आपके पॉल्यूटेड, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, आपके पॉल्यूटेंट वगैरह जो होते हैं वो आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहां पर, तो वही आपका स्मॉग के रूप में दिखाई देता है। उसी को इनहेल करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट, बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स इंपैक्ट है, उससे सारी रेस्पिरेटरी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर में वो देखी जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर मतलब बोला जा रहा है कि इट इज क्लियर दैट द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वाज एविडेंट ओनली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड एट दैट टाइम साइंटिस्ट हैड प्रिडिक्टेड इट टू इंक्रीज इन विंटर। तो भैया ये तो एक तो पहले से जो है आपका क्या है, assumption है कि जैसे ठंड आएगी तो इसका जो है आपका संक्रमण और बढ़ेगा। दूसरी चीज, इट वाज इंटायरली अप टू द सेंटर टू वर्क विद द स्टेट एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ क्रॉप वेस्ट स्टबल बिफोर दिवाली, सो मच एफर्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर दो ही चीजें हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ, एक तो आंसर जो हम लोगों को लिखना है वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है ना, पॉइंट वन लाइनर भी नहीं होने चाहिए, लेकिन दो दो तीन तीन चार चार लाइन से बड़े जो है हमको पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। एंड अदर रीजन, द इंसिडेंट रिलेटेड टू द burning of firecrackers, especially the air of north and east India is highly polluted। जो आपका है देखिए, पहली चीज तो ये जो उत्तर और जो मतलब पूर्वी भारत, एक तो पहली चीज की हमारे यहाँ आप पूरा एरिया ले लीजिए, यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन किया ही जाता है दिवाली वगैरह जैसा, जो आपका क्या पैन इंडिया जो है आपका एरिया जो है आपका पूरा कवर करता है, सब कोई सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो पटाखे वगैरह से तो वैसे भी एयर पॉल्यूशन होता ही है, तो जहां पर पहले से समस्या है, जो पहले से प्रदूषित आपकी सिटी, वहां तो कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, तो उससे जो आपका हेल्थ है और जो प्रोडक्टिविटी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है ना, इसलिए ऐसी आवश्यकता है। बताइए तीनों जो आपके पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ, क्रक्स तो वही है ना जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आगे की राह क्या है, तो भैया जो भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका किस तरीके की जो आपकी गतिविधियां होंगी, जो आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगी, वैसी चीजों को प्रमोट करना है। तो बोल रहे हैं अथॉरिटी हैज गिवन प्रायोरिटी टू प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू डेफिसिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट सेज दैट वी कैन नॉट हार्म द एंटायर पब्लिक फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सम पीपल। सीधी बात है ना भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेरिस क्लाइमेट डील, एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो उसमें क्या है, वो यही है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका हम रैशनली ऐसे यूज करें कि उसका जो है अति मतलब अत्यधिक दोहन ना कर लें कि जिसके कारण पूरा का पूरा एनवायरमेंट आपका प्रदूषित हो जाए। ये कोविड जो आप लोग देख रहे हैं वो है क्या, इसको आप सोचिएगा दरअसल कि ये चीजें जो नई नई उभर के आ रही है वो है क्या, वो यही है, पॉल्यूशन ही है वो आपका। कैसा पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन से बस हवा प्रदूषण की बात मत समझिए, वाटर भी ले लीजिए, एयर भी ले लीजिए, लैंड भी ले लीजिए, प्लांटेशन भी ले लीजिए, है ना, सारी तरीके के पॉल्यूशन की बात करें। माइंड भी पॉल्यूटेड हो गया, हाई मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे दिमाग में थोड़ी रहता है कि ये जो है आपका एनवायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा हो। एक घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों लोग पास अलग अलग गाड़ी, तो स्टेटस सिंबल भैया इनके घर में 5 गाड़ी, लेकिन वही एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यार 5 गाड़ियां हैं, हर आदमी एक एक गाड़ी से निकलेगा तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। इसीलिए तो बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए। आप समझ रहे हैं, सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपके तमिलनाडु जैसे राज्य, वहां पर 90% पटाखों का उत्पादन होता है ना। तो इस वर्ष जो है आपकी जो ऐसे फायरवर्क्स जो इंडस्ट्री है उनको भी क्राइसिस फेस करेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है कि जो उनके आतिशबाजी के अंतर्गत जो भी आपके मैन्युफैक्चरर है, इस साल लगभग जो है उन्होंने 2300 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया था पटाखों का, विच विल हैव टू सफर ह्यूज लॉसेस इफ
दे आर नॉट सोल्ड, मतलब 2300 करोड़ रुपए का जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो भैया अब वो सोल्ड नहीं करेंगे तो उनको ह्यूज लॉस लगेगा। उसके बाद हेंस देयर इज क्लियरली अ नीड टू प्रोवाइड अ फेयर कंपनसेशन स्कीम फॉर द, जो भी आपके इस फील्ड से लगे आपके जुड़े हुए जो लोग हैं, रोजगाररत लोग हैं, आर्टिसंस की बात कर रहे हैं, एंड अप्रोप्रिएट रिलीफ फॉर द मैन्युफैक्चरर्स सो दैट द आर्टिसंस इन्वॉल्व इन देम डू नॉट हैव टू बियर द लॉसेस। तो भैया उनके जो भी आपके लॉसेस हैं उनको किस तरीके से जो है आपके कम किया जाए और उनको फायदा दिलाया जाए, तो इस तरीके का काम किसका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फिर वही बात आ जाएगी डीपीएसपी की, ठीक है ना। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन द गवर्नमेंट शुड वर्क टू एंड द डिपेंडेंस ऑफ दोस आर्टिसंस ऑन द फायरवर्क इंडस्ट्री। सही बात है, आपने बोल दिया बंद कर दो, तो उनको विकल्प भी तो दो, बंद कर दो जाएंगे कहां, जाएंगे कहां वो लोग, तो वहां पर विकल्प देना किसका कर्तव्य, गवर्नमेंट का है। द गवर्नमेंट शुड डेवलप अदर ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द एरिया सो दैट दोस आर्टिसंस कैन गेट एम्प्लॉयमेंट। पूरी चीज वही है कि जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, अब अगर आप उन चीज़ों को खरीदने से आप बैन कर दोगे तो बेचारे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारे लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, कई सारे दुकान, मैन्युफैक्चरर तो है ही है भैया, शॉपकीपर्स भी तो होते हैं जो दुकान लगाते हैं, तो उसमें एक छोटा डोमेन लेके नहीं चला, बहुत सारे लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए, तो एकदम से आप बैन कर दोगे, उसका कोई विकल्प नहीं दोगे तो उतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोविड ने वैसे भी स्थिति खराब कर रखी है और उसके ऊपर अगर उनकी जो है पूरी तरीके से इस तरीके का बैन हो जाएगा तो उनकी जो है वो सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनका प्रोटेक्शन, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें देख जाएगा, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है आज का, इंडिया मोबाइल कांग्रेस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं और बताना है कि कौन सा ट्रू है हमारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है, डीओटी जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और जो आपका सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो इसकी थीम थी वो क्या थी, तो द थीम ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिस ईयर इज इंक्लूसिव, इनोवेटिव, जो आपका इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो है कीवर्ड्स जो हैं आप याद भी रख सकते हैं, इसको आंसर में इस तरीके के कीवर्ड्स आने चाहिए हमारे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि सेकंड एडिशन जो है आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया गया 2020 में, तो गलत है ये आपका, ठीक है ना, सेकंड नंबर का नहीं था ये आपका फोर्थ नंबर का था, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है आपका, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, इसका आंसर आपका 1 और 2 ओनली सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर सैफरॉन से रिलेटेड स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएनके वाले एरिया में आप देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग सैफरॉन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अ पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि जो आपका पैम्पोर रीजन है इंडिया का, उसको कॉमनली जाना जाता है एज द सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर, जिसकी बात कर रहा था मैं, और इट इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। थर्ड वन जो है आपका, प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सैफरॉन सीड्स वर टेकन फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम एंड प्लांटेड देयर, दीज प्लांट्स थ्राइव इन यांगयांग लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो बिल्कुल ठीक बात है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए लगातार जो है सरकार काम कर रही है, क्योंकि वो जो है उस क्षेत्र को जो है संदर्भित करना जरूरी भी बहुत है, ठीक है ना। वो चाइना वाले एंगल से भी आप देखिएगा, बाकी भी सब चीजों से, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है ना, बाकी सब मुद्दे भी आप, नॉर्थ ईस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आर्टिकल आए तो वैसे भी जो है एक अच्छी समझ नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमको बना के रखनी चाहिए हर एंगल से, ठीक है ना। तो प्लांट्स जो आपके तीसरा लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो भी ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं जो वर्ल्ड साइंस डे है फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, किसके लिए, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला ये कि जो फर्स्ट वर्ल्ड आपका साइंस डे है फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वाज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 10th ऑफ नवंबर 2002। उसके बाद बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसकी जो थीम थी है ना, वो क्या थी इस बार की, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक्स। हर जगह है, कोविड को एड्रेस करना ही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा लिखा है कि ये जो आपका डे मनाया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली 19th ऑफ नवंबर को, तो फिर 10 नवंबर को क्यों मनाया भैया, ये गलत है स्टेटमेंट। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका 1 और 2 ओनली हो जाएगा, जो कि आपका बी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।